Hello students, warm welcome once again to all of you. In this particular PowerPoint presentation of NEET pattern questions, and chapter is simple, wave optics. I would like to mention from your exam point of view, this is really very important chapter. Fine. इसमें से क्वेश्चंस तो आपको मिलने ही हैं, चाहे डिफ्रैक्शन पैटर्न हो, चाहे पोलराइजेशन हो, चाहे YDAC हो. आज चूंकि ये पहली एक्सरसाइज है आपकी, फाइन. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई सिलेक्टेड वेरी केयरफुली सम वेरी सिंपल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस. ग्रेजुअली हम लोग अपने डिफिकल्टी लेवल को अपग्रेड करते चलेंगे. ठीक है. यहाँ पे इनिशियली अगर मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल देता, जैसा कि आपके एग्जाम में कई बारी आते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इरिटेशन होता कि क्या इतना मुश्किल चैप्टर है, फिर तो मुझे नहीं करना है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई वेरी केयरफुली सिलेक्टेड वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर यू कैन से एक्सरसाइज. तो ये 10 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है और आपके पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, एक कंस्ट्रेंट जो है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स के साथ, वो है टाइम का. आपके पास में मैक्सिमम 45 मिनट्स होते हैं फॉर आंसरिंग 45 क्वेश्चंस और फिजिक्स ऑफ. फाइन. तो 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स अगर आपको सॉल्व करने हैं 45 मिनट्स में, तो कुछ क्वेश्चंस तो भाई बड़े क्वेश्चंस होंगे, लंबे होंगे, जिनको पढ़ने में टाइम जाएगा, सॉल्व करने में टाइम जाएगा. तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे जो इजी क्वेश्चंस हैं उसको बहुत जल्दी से करना है हमें. ठीक है. अब उसको जल्दी से आप करें और गलत ना हो, निगेटिव मार्क्स ना मिले, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ें, जल्दी समझें और जल्दी आंसर करें. अगर आपका फिजिक्स में स्कोर 35 के आसपास है, देन इट्स गोइंग टू बी अ गुड रैंक. मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि 28-29 पे भी एडमिशन होता है, बट हमें थोड़ा सा ना अपग्रेड करके अपने आप को चलना चाहिए. सो लेट्स मूव विद दिस इनिशियल टिप्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए पहला क्वेश्चन. अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप अपने आउट ऑफ 45 सेलेक्ट करिए तो डेफिनेटली आपको 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो बहुत फंडामेंटल मिलते हैं. लेकिन होता क्या है, वो 1 नंबर क्वेश्चन होगा, फिर 25 नंबर होगा, फिर 38 होगा, फिर 45, इस तरीके से होता है. तो हमें सबसे पहले अपनी अप्रोच ऐसी करनी है कि भाई ये इजी क्वेश्चंस तो जल्दी से हो जाएं. एटलीस्ट मुझे ये तो रहे कि आउट ऑफ 45 मैं 10 क्वेश्चन तो कर चुका हूं इनिशियल 15 मिनट्स में, लाइक दैट. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. इंटरफेरेंस इज पॉसिबल. याद करिए, जब मैंने वीडियो शुरू किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस, तो मैंने कहा था कि लाइट का जो डुअल कैरेक्टर है ना, वो इससे प्रॉब्लम नहीं आती है. वो प्रॉब्लम तब आती है जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह का डिस्कशन करना शुरू करते हैं. तो इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है जो लाइट, साउंड, किसी भी टाइप की वेव्स में पॉसिबल है. अगर अभी भी आप इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, सो प्लीज ट्राई टू रिकॉल वन ऑफ माय वीडियो इन विच आई टोल्ड कि लेट्स से यू आर मूविंग इन कंट्री साइड, लाइक रूरल एरिया, एंड सम सॉर्ट ऑफ फेयर इज गोइंग ऑन. तो वहां पे बहुत सारे लाउड स्पीकर्स लगे रहते हैं, कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, कोई पुलिस का अनाउंसमेंट है, सब मर्ज करती हैं. तो कहीं पे आपको उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, कहीं पे कम मिलती है, ऐसा होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेरेंस जो है वो किसी भी तरीके की वेव्स हों, साउंड वेव, लाइट वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूनिफॉर्मली ये टेक प्लेस करेगा. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं इसका आंसर करूंगा सी. और जो मुझे चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये ऑल टाइप वेव्स में होता है. पोलराइजेशन नहीं होता है भाई. पोलराइजेशन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आइडिया है. ठीक है. क्योंकि वो इलेक्ट्रिक वेक्टर के रोटेशन को रोकने की कोशिश है. वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है और वो हम लोग अच्छे से कर चुके हैं. उसके पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे मैं आपको कम से कम 4-5 वीडियोस दे चुका हूं. ठीक है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2. मैं इन 10 क्वेश्चंस में चाहता तो कम टाइम लेना हूं, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट मुझे एक्सप्लेन भी करना होता है. ठीक है ना. बट आप लोग जब प्रैक्टिस करिए तो प्लीज़ इंश्योर
कि 45 क्वेश्चंस में आपको 45 मिनट से ज़्यादा का टाइम ना लगे। आ जाइए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कई बारी आपको ये टर्म जो है वो ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये YDSE क्या है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ्ड। अच्छा, डी को कम किया गया। अब अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं डायग्राम को तो ये प्रॉब्लम है, और अगर मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे ये विजुलाइजेशन अच्छे से किया हुआ है तो जैसे जैसे मैं पढ़ता चलूंगा ना वैसे वैसे मुझे जस्ट क्लोज योर आइज डायग्राम अपने आप क्लियर होता चलेगा। मैं भी एक बार हल्का सा डायग्राम आपको समझा दूंगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल। द फ्रिंज विड्थ इज गोइंग टू चेंज हाउ। अच्छा, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ठीक, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। जानते हैं क्यों? आइए जरा बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसे छुपा लेता हूं। वो डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं हम लोग, जो फंडामेंटल हमारा डायग्राम हुआ करता था फॉर दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक। S1 S2, इनके बीच की दूरी कितनी लिया करते थे हम लोग? तो इनके बीच की दूरी थी, सॉरी यहां तक है, ये है स्मॉल d। ये गैपिंग कितनी है? अभी भूल जाइए, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इसे देखिए, कैपिटल D। तो भाई एक ये पॉइंट हम लोग यहां P ले लेते थे और फिर यहां पे हम लोग बात करना शुरू करते थे। ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क ब्राइट, ऐसे हमें फ्रिंजेस मिलती जाती थी, ठीक। और फ्रिंज विड्थ हमारा W या बीटा जो भी हम लोग कहते हैं वो हुआ करता है लैम्डा D अपॉन D, ठीक। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब ये विजुअलाइजेशन और ये वाला फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं तो आप ये सोचो कि पूरे का पूरा क्वेश्चन हम लोगों को विद इन 10 to 20 सेकेंड्स आराम से विजुअलाइज हो जाएगा। अच्छा, अब जब विजुअलाइज हो गया तो चलिए जो कुछ कहा गया है वो करने चलते हैं। तो ओरिजिनली हमारे पास ये फॉर्मूला था, अब ठीक है, ये ओरिजिनल रिजल्ट है, ये चेंज के बाद रिजल्ट है। आइए जरा बात करते हैं। डी प्राइम जो है, फाइन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, वो डबल कर दिया गया, यानी कि डी प्राइम 2D के बराबर हो गया, ऐसा गिवन है। फिर जो डी प्राइम, स्मॉल डी प्राइम है भाई, ये D/2 कर दिया गया, फाइन। तो अब हम लोग जरा इसका 1/2 कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारा काम आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जब मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं घर पे, स्कूल में, उस टाइम पे मुझे ये सारी चीजें बहुत डिटेल में वर्कआउट करनी है, फाइन। सो सिंप्लीफाइड कर लीजिए 1/2, ओके। जब मैं 1/2 करूंगा तो मुझे मिलेगा बीटा अपॉन बीटा प्राइम लैम्डा D अपॉन स्मॉल d इंटू, चलिए भाई ये वैल्यूज रखना शुरू करते हैं, D/2 अपॉन ट्वाइस लैम्डा D, ठीक। लैम्डा D ये सब तो हो गया कैंसिल। अब आपको साफ दिख रहा है कि बीटा प्राइम जो है वो 4 टाइम्स ऑफ बीटा मुझे मिला। तो 4 टाइम्स अगर मुझे मिला, बेकार, क्वाड्रुप्ल्ड, फाइन, 4 टाइम्स। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे मुझे जो लगता है एग्जामिनर के मन में एक ये आइडिया रहता है कि क्या कैलकुलेशन फास्ट आप कर पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे है क्या उसे बिना ज्यादा एफर्ट्स के आप रिकॉल कर पा रहे हैं। क्योंकि एक बात तो श्योर है, if you are putting so much you can say consuming so much time for these type of questions, definitely you are going to miss around 20 questions or so, and by that way horrible situation. Then comes question number 3. ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली ना आपके उस रिजल्ट के थ्रू रखा है जो हम लोग ड्राइव करते हैं, ड्राइव किया हुआ है हमने, और इस रिजल्ट को हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विजिबिलिटी। अब ये टर्म जो है ना, इसके आगे अगर मैं लिख देता विड्थ, ठीक है, आप सभी लोग हैप्पी हो जाते।
यहां मैंने लिख दिया विजिबिलिटी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे अब सर ये विजिबिलिटी वाला तो आपने कुछ पढ़ाया नहीं है। सोच लीजिए, विजिबिलिटी का मतलब जानते हैं क्या है? सिंपल टर्म में मैं बात करूं तो जो मुझे यंग्स डबल स्लिट मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां मुझे दिखना चाहिए इंटेंसिटी कम ज़्यादा, लेकिन मुझे मतलब इट शुड बी लाइक दिस दैट माई आईज कैन नोटिस इट। ठीक है, तो अगर आई मैक्स आप देखो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है और आई मीन जो है हमारी वो मिनिमम इंटेंसिटी है। ठीक, यहां पे मैं बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सकता हूं। अगर ये फॉर्मूला मुझे रिकॉल करता है वेल एंड गुड, नहीं रिकॉल करता है देन इट्स अ प्रॉब्लम। और आपके एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस की जो मेन थीम होती है वो समहाउ इसी 2 पॉइंट पे फोकस करती है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपकी फेमिलियरिटी और थोड़ा सा मेमोरी को चेक करना। ठीक है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग का ये होता है अगर IIT JEE का मेंस या एडवांस तो वहां थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस इसको ले जाते हैं। सो नाउ अगर इसकी मैं बात करना चाहूं तो कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो मुझे विजिबिलिटी की बात करता है? ठीक, तो ये फॉर्मूला भाई याद रखिए आप लोग, हालांकि गिवन है बट फिर भी जब मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी आएगी। यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है, आई प्लस आई मीन। ये रिजल्ट हम लोग ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द जो कॉन्सेप्ट थे उस टाइम पे हमने इसके बारे में बात की थी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाला याद करिए, मैंने 2 वीडियो बनाए हैं उसमें जो आपके पास होंगे। उन दोनों ही वीडियोस में मैंने इंटेंसिटी का वेरिएशन हर तरीके से दिखाया है, मिनिमम मैक्सिमम, डेल्टा का वैल्यू कैसे चेंज करना है। तो जब तक आप लोग उन्हें रिवाइज ना कर लें तब तक ये जो मतलब क्वेश्चन बेस्ड PPTs हैं इन्हें मत ओपन करिए। जब आप एक बार रिवाइज कर लीजिए तब उन्हें ओपन करिए, सो दैट यू कैन अप्रिशिएट योर एफर्ट। ओके, मैंने तो रिवाइज कर लिया था, मुझे ये पता है। ठीक है, तो अभी ये 3 क्वेश्चन मैं ये कहूंगा कि इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में ही रहे हैं। फाइन, वैसे भी होता ये है ना कि अगर मुझे बेसिक सा रिजल्ट पता है बहुत इजी है, नहीं पता है मैक्सिमम डिफिकल्ट है। एंड प्लीज डोंट गेस, कभी मत करिएगा माइनस का मार्क्स आना, और 1 नंबर अगर माइनस का आता है तो आपकी रैंक अराउंड 20,000 नीचे जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी थिन फिल्म इज रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट अपीयर्स। अच्छा, एक बहुत पतली फिल्म को अगर हम लोग, जैसे कि यहाँ पे ट्यूबलाइट्स बहुत सारी जल रही हैं, यहाँ पे एक मैं बहुत थिन फिल्म ले लेता हूँ। थिन फिल्म मतलब लाइक जो आपकी नॉर्मल जैसे ग्लास, कार के ग्लास विंडो पे आप लोग जिसको लगाते हो उसको वाइट लाइट वो रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, सो इफ अ वेरी थिन फिल्म इज रिफ्लेक्टेड वाइट लाइट देन ये वाइट लाइट कैसी हमें अपीयर होगी। ठीक है, सो इसके लिए वैसे तो आंसर आप जानते हो कि ये भी कॉन्सेप्ट बेस मतलब वो है, इसमें मैक्सिमम लोग कलर्ड करेंगे। और वो आप कंफ्यूज कहां से करते हैं? आप कंफ्यूज करते हैं, आप कुछ ड्रॉप ऑयल लीजिए, उसको पानी पे डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी आई के एंगल को ऐसे बदल बदल के देखिए। इफ यू चेंज योर व्यूइंग एंगल यू विल फाइंड कलरफुल फिल्म फॉर्मेशन एंड इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस। या तो ऐसे कर सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल हम लोग उस ऑयल को अगर थिन फिल्म कंसीडर करें तो आप लोग तुरंत ये कहोगे कि ये कलर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस देखो क्या है कि वाइट लाइट ही केवल अगर वो हो रही है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम लोगों के पास ऑप्शन बचता है व्हाइट, ब्लैक और रेड। व्हाइट भी नहीं होगा, क्यों? अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए एक ग्लास में पानी रख दूँ, ऊपर बहुत सारी ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, तो जो लाइट बाहर आ रही है वो मुझे क्या कलरफुल थोड़ी दिखाई देगी, अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट डूइंग समथिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सम थिन फिल्म्स। ठीक, तो व्हेन फिल्म इज थिन, अब ये लॉजिक है, सोचिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? T0 होगा। ये फॉर्मूला अब याद आया। अच्छा, तो मतलब है उस पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात की जा रही है। एग्जैक्टली। तो अगर ये T0 हो गया तो पाथ
डिफरेंस कितना हो गया भाई, λ/2। फाइन। सो इन रिफ्लेक्टेड लाइट, एक्चुअली ये थोड़ा लॉजिकल था इसलिए मैं लिख रहा हूं इसको, रिफ्लेक्टेड लाइट इट लुक्स, मतलब फिल्म जो है इट लुक्स ब्लैक। ठीक, तो यहां पे मुझे वो अपना फॉर्मूला याद रखना चाहिए, म्यू माइनस 1 इंटू टी विद इन ब्रैकेट, म्यू माइनस 1 इंटू टी क्लोज आइज इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, जहां पे टी हमारा 0 आ रहा है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपका इजीली हो जाएगा और आप इसको मार्क कर सकते हो। हाँ, ये कंफ्यूजन जरूर होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि भाई ये ऑयल फॉर्मेशन वाली थिन फिल्म तो नहीं है तो हम इसको कलर्ड मार दें, ऐसा नहीं करना है हमें। फाइन, इसीलिए मैंने वो टर्म भी लिखा, थिन फिल्म का मतलब है टी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, ओहो अ बिग क्वेश्चन, ग्राफ बेस। The correct curve between fringe width beta and distance between the slits D in figure। अब गलती मेरे से एक ये हो गई है इस क्वेश्चन को डिजाइन करने में कि मैंने इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला लिख के दिखा दिया था विदाउट एनी इंटेंशन। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं सोच के ये चीज कर रहा था, बट इट इज लाइक दिस। ठीक, क्या हम लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, फाइन, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स तो हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहां पे मैं 2-3 पॉइंट्स मेंशन करना चाहता हूं। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये कोई गलत चीज नहीं है। यहां से मैं ये कहूंगा, ठीक, आइए जरा इधर बात करते हैं सब्सटेंस की। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और प्लीज ये एक्सक्यूज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मैथमेटिक्स इज नॉट अवर सब्जेक्ट, सो वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, यू शुड हैव टू वर्क ऑन। तो ये है सर्किल की इक्वेशन। ठीक, मान लीजिए आपसे कहता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आउट ऑफ रेफरेंस नहीं, टू द रेफरेंस बात कर रहा हूं मैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, आप कहेंगे सर ये इलिप्स की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है, तो भाई आप कहोगे कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जहां पर c इंटरसेप्ट है, m उसकी स्लोप है। तो उसी तरीके से y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे नहीं, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू द पॉइंट बात करते हैं, k बाई x, ये किसकी इक्वेशन है, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक, तो अगर मुझे ये इक्वेशंस याद हैं तो जो भी ग्राफ मुझे गिवन होगा मैं बहुत आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। चलिए, ये है मेरी इक्वेशन जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या ये स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट कर रही है, नहीं, बेकार है। ठीक, इस पे आइए, क्या स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की नहीं है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, डी और बी। ठीक है, सो इज इट लाइक दिस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन, फिनिश। तो यहां पे आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 4-5 छोटे छोटे रिजल्ट्स ध्यान रखने। मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि जब ये क्वेश्चन आप करो तो आपका जल्दी से ये भी रिवाइज हो जाए, आपको कहीं अलग से फिर नोट्स वगैरह पलटने की जरूरत ना पड़े कि यार ये मेरे को कैसे करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देने के रखने के पीछे मेरा लॉजिक यही था। और इवन जो आपका क्लास 11th का दूसरा चैप्टर आता है या पहला चैप्टर आप उसको कह लो, मैं फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी का, मतलब जहाँ से आपके कोचिंग का मटेरियल शुरू होता है, कोचिंग या आप समझ लो जो मटेरियल शुरू होता है वो मैथमेटिकल टूल से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है ना, कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो भाई ये कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट अगर मुझे पता है तो उसको मैंने वेब ऑप्टिक्स में यूज कर लिया, वही कॉन्सेप्ट अगर मुझे पता होता तो मैं उसको कहीं और भी यूज कर सकता था। इट्स अप टू मी। फाइन, लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 6 नाउ।
two sources of light of wavelength 2500 angstrom and 3500 angstrom are used in YDAC. ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बार एक्सपेरिमेंट किया गया है साइमल्टेनियसली, है ना, 2 बार, एक बार किया हटा दिया, फिर सेटअप बनाया, फिर किया हटा दिया. Which orders of fringes of two wavelength patterns coincide? एक काम करते हैं, ऐसे सोचिए, जिस भी साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट पे काम किया उसने जो स्क्रीन थी ना उस पे निशान लगा लिया, सेंट्रल ब्राइट, डार्क ऐसे करके. ठीक, फिर उसने वेवलेंथ चेंज करी. अब आपको पता है कि W क्या होता है, लैम्डा D अपॉन स्मॉल d. तो अब पैटर्न चेंज करेगा, जहां पे डार्क था वहां पे कुछ और मिलेगा, तो वो निशान फिर लगाना शुरू करेगा, कहीं ना कहीं कोई मैच करेगा. तो वो ये जानना चाहता है कि कौन से 2 ऑर्डर हैं जो कंसाइड कर जाएंगे. ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों ब्राइट हो दोनों डार्क हो. ठीक, तो हम लोग जरा इसकी बात कर लेते हैं. कैश देखते हैं इसमें क्या है. ठीक, तो ऐसा सोचते हैं, लेट nth फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1, मैं इसको नाम दे रहा हूं लैम्डा 1 और इसका नाम मैं दे रहा हूं लैम्डा 2. ठीक है ना. लेट nth फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1, nth, ठीक, coincides with, एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जनरल इसमें हमें अप्रोच लगानी पड़ेगी. देखिए, वैसे तो मुझे पता है कि ये नहीं होगा कि डार्क ब्राइट ही मैच करें, बट हम लोग ये अश्यूम भी करते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि डार्क पे डार्क ही आए. ठीक, तो लेट nth फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 coincides with n-2 फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2. ये स्टेटमेंट एक बार ध्यान से देख लीजिए. ठीक, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, 0 0, भाई ये लैम्डा 2 की वैल्यू n-2, ये एक्चुअली एक रिजल्ट इसके लिए एक रिजल्ट इसके लिए, मैंने दोनों को क्लब कर दिया और फिर सॉल्व करके लिख लिया है. ठीक है, सो लैम्डा इंटू दिस मच इज इक्वल टू कितना है, 2500 इंटू n. चलिए भाई, ये 0 से 0 हट गया. ठीक है, 7. ठीक, तो ये हो गया 7n माइनस 14 इज इक्वल टू 5n. इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो गया मेरा 2n इज इक्वल टू 14. दिस इंप्लॉइज दैट n इज इक्वल टू 7. ठीक, तो अगर n इज इक्वल टू 7 है तो अब आप खुद सोचिए कि एक तो 7th ऑर्डर ऑफ फर्स्ट साफ साफ दिख गया मुझे, दूसरा खैर निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो दूसरा हो जाएगा भाई 7 माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ, 5th. तो एक नंबर इंपॉर्टेंट हो गया 7, दूसरा 5th, तो वो मिल रहा है मुझे बी में 7th ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंड 5th ऑर्डर ऑफ सेकेंड. ठीक है, तो हाँ, इतना जरूर आपको डिफिकल्टी हो सकती है कि इस फॉर्मूले को जो मैंने डायरेक्ट लिखा है वो डायरेक्ट नहीं है, एक्चुअली मैंने वो सिंपल टर्म सारे जो कॉमन है वो हटा दिए हैं. ठीक है, तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में, आपका पेपर एग्जाम अभी भी पेन पेपर वाला है, तो आपको सॉल्व करने के लिए आसानी है. ठीक है ना, तो इस पे थोड़ा वर्कआउट करते रहिएगा. Now move for the question number 8. Obviously it is in double slit experiment, वही अपना YDSE. The distance between two slits is 0.6 mm. लिख लीजिए, given, and these are illuminated with light of wavelength. ठीक, मैं सिर्फ उसी को टिक कर रहा हूं जो मुझे पता है, given है. The angular width of first dark fringe on the screen distance 120 सेंटीमीटर, d भी given है, कितना है जानते हैं, ये नंबर. From the slit will be how much. अच्छा, हम लोगों ने अपने वीडियो में दोनों बार मैंने
फ्रिंज विड्थ लीनियर और फ्रिंज विड्थ एंगुलर, बहुत स्पेसिफिकली दो कलर के साथ में फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। बट अगर आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार लिखूंगा। बट प्लीज लीनियर विड्थ जो अभी मैंने 2-3 बार लिखी, W या बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, और एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ का मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। वैल्यूज मुझे गिवन है तो एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो भाई एंगुलर विड्थ होती है 2x अपॉन डी, नया लगेगा कुछ टर्म, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये तो हमने देखा नहीं, 2n-1, ठीक। डायरेक्ट रिजल्ट है 2 इंटू एक्स बाई डी इंटू 2 इंटू बाई 2 लैम्डा बाई डी, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क, तो इसका मतलब हो गया भाई n इज इक्वल टू 1, ठीक। ये फार्मूला मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डार्क की बात की गई है, ब्राइट की बात की गई होती तो लैम्डा रख देता मैं सीधा सीधा, ठीक। सो जब मैंने n बराबर 1 रखा और इसको सॉल्व किया तो ये मुझे आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मीटर मत कर दीजिएगा इसको, ये लीनियर विड्थ नहीं है, एंगल है। और अगर ये डिग्री में गिवन होता ना तो फिर अकॉर्डिंगली हमें वो निकालना पड़ता। एंड प्लीज डोंट से कि सर हमें डिग्री से रेडियन बदलना या रेडियन से डिग्री बदलना नहीं आता, 180/पाई हमें करना है, ठीक। और ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत फंडामेंटल अप्रोच के साथ लिए गए हैं, सो प्लीज just try to consider them in that simplicity the way they are given out. Next is question number 8. Two coherent sources of intensities I1 and I2 produces an interference pattern. ठीक है, एक I1 है एक I2 है. Maximum intensity in the interference pattern will be how much? मैं इसके लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम लोग अपना इक्वेशन रिकॉल करें तो भाई आपको याद होगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1, ओके, अंडर रूट I2, वेरी गुड, कॉस ऑफ थीटा डेल्टा, जो भी लिखना चाहें लिख लीजिए, फाइन। ये रिजल्ट हुआ करता था। अच्छा, तो ये रिजल्ट बेसिकली किसके टर्म में आ रहा है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। आप कहोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है, यहां तो हम लोगों ने कभी नहीं सीखा था कि इसके टर्म में ये वाला रिजल्ट आता है, ठीक। एक्चुअली ये फाई जो है ना, इसकी मैक्सिमम के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0। फाई की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 1 होगा, कॉस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए वरना फाई 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वो बेसिक रिजल्ट है जिसको लेके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी इसीलिए मैंने इसको लिखा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। Then situation moves towards the question number 9. In the intensities, if the intensities of two interfering beams in Young's double slit experiment is y1 and y2, आप ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा 8th क्वेश्चन का ही थोड़ा एक्सटेंशन पार्ट है। Then the contrast between the maxima and minima intensity is good when, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमा का मतलब है मुझे कंप्लीट ब्राइटनेस चाहिए, और मिनिमा का मतलब है कि मुझे कहीं ना कहीं, या मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, समझ लीजिए बस, डार्कनेस चाहिए। क्यों, फार्मूला अभी 1 मिनट पहले यहां पे लिखा हुआ था, ठीक। तो होगा क्या, मान लीजिए मेरे सामने एक व्हाइट कलर का पैच है, सर्कुलर पैच, उसके बराबर में हल्का सा थोड़ा कम व्हाइट कलर का है, तो क्या मैं ये कहूंगा ये डार्क है, मैं कहूंगा नहीं ये डार्क तो नहीं है, ये थोड़ा सा डल है। लेकिन अगर पिच डार्क स्पॉट है उसके बाद फिर ब्राइट स्पॉट है तो मेरी आईज अपने आप कैच करेंगी, ओ ब्राइट परफेक्टली ब्राइट, डार्क परफेक्टली डार्क। तो ये तभी पॉसिबल है, जो रिजल्ट अभी मैंने लिखा,
जब अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर में I1 जो है वो I2 के बराबर हो। इस सिचुएशन में जो मिनिमा होगा वो पिच डार्क ब्लैक आएगा और जो मैक्सिमा होगा वो हमारा ब्राइट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जिसके साथ मैं ये एंड करूंगा वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचने के लिए फोर्स करेगा। ठीक, चलिए, 4 independent waves are expressed as y is equal to a1 sin omega t, y2 is equal to a2 sin 2 omega t, y3 is equal to a3 cos omega t and y4 is equal to a4 sin omega t plus pi by 3। इंटरफेरेंस पैटर्न किसके किसके बीच पॉसिबल होगा? अब दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप अपने मतलब 4-5 मिनट खराब करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और वो नहीं होगा, या तो बेसिक ऑफ इंटरफेरेंस सोचिए। सबसे पहले मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसमें एक हमने लिया था सोर्स S और उस S सोर्स से फिर मैंने दो S1 S2 सोर्स बनाए थे। टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। यहां पे ये आंसर मुझे यहीं से मिल जा रहा है, ये देखिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दीजिए, 4 फुल मार्क्स लीजिए। जब ये चारों सोर्स इंडिपेंडेंट हैं तो इनके में किसी तरीके की कोहेरेंस या मैचिंग होनी ही नहीं है। अगर कोहेरेंस और मैचिंग होनी ही नहीं है तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा ही नहीं। आप इसको सोचते रहिए, करते रहिए, कोई जरूरत नहीं, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना बड़ा क्वेश्चन हार्डली 10 सेकंड्स में आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर सोचिएगा इन पॉइंट्स के ऊपर। दैट्स व्हाई आई सेड कि लास्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोचने के लिए फोर्स करेगा। होपफुली आप रियलाइज करेंगे इस अप्रोच को कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। फाइन, सो फ्रॉम आवर साइड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम।